स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर 9th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट की एक बार कुछ भाग बच गया था, कुछ सवाल के कुछ क्वेश्चंस के आंसर बच गए थे, वो एक्सप्लेन करता हूँ। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे और लगभग सवाल क्वेश्चन के आंसर हो गए थे, एक दो क्वेश्चन बचे जिनके आंसर आपको एक्सप्लेन करने हैं। तो आप बुक खोलिए और देखिए आप, और यदि आपके पास बुक नहीं है तो मैं इन सभी क्वेश्चंस की पिक खींच कर आपको भेज दूंगा। आंसर आपको मैं कुछ आंसर बोर्ड पे लिखवा रहा हूँ, कुछ आंसर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो उनको अपनी भाषा में वीडियो को 2 बार रिमाइंड करके सुनकर लिख लेना, या जैसा मैं बोलता हूँ वैसा आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो स्टूडेंट्स, हमने सवाल 5th कर लिया था, 6th भी कर लिया था, और 7th का आंसर हम लिखा रहे थे। तो 7th का आंसर आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा। सेवंथ है, उसमें ये कह रहा है स्टूडेंट्स कि 273 केल्विन पर बर्फ को ठंडा करने पर तथा उसी तापमान पर जल को ठंडा करने पर शीतलन का प्रभाव अधिक क्यों होता है। यानी बर्फ को 273 केल्विन पर ठंडा करते हैं तो ज्यादा शीतलन यानी ज्यादा ठंडक महसूस होती है, जबकि उसी 273 केल्विन टेम्परेचर पर यदि जल को ठंडा करें तो कम शीतलन या कम ठंडक प्राप्त होती है। तो इसका आंसर देखिए, आप कहेंगे 273 केल्विन इज इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस। तापमान पर बर्फ की तुलना में जल की गुप्त उष्मा, पदार्थ की गुप्त उष्मा होती है, जो मैं आपको चैप्टर में अच्छी तरह समझा चुका हूँ। इसे बर्फ है उसको अपन उष्मा प्रदान करके पिघलाते हैं, तो पिघल कर वह द्रव यानी पानी में बदल रही होती है। पर स्टूडेंट्स, आप देखेंगे कि आप उष्मा दिए जा रहे हैं उसको, और बर्फ पिघलकर पानी में तब्दील होती जा रही है। जब पूरी बर्फ पानी में तब्दील हो जाए तो आप उसको गर्म करना बंद कर दें और उसका टेम्परेचर नोट करें, तो जितने डिग्री सेल्सियस पर वो बर्फ थी उतने ही डिग्री सेल्सियस पर वो आपको पानी मिलेगा। तो आप सोचेंगे कि सर हमने उस बर्फ को लगातार जो उष्मा दी है वो उष्मा कहाँ गई, क्योंकि बर्फ का टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस था, और अब जो पानी बन गई पूरी बर्फ उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है। 0 डिग्री सेल्सियस मीन्स 273 केल्विन है। तो जो उष्मा दी थी वो कहाँ गई, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम जब किसी पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको बदल रहे होते हैं, और बदलने के लिए जो उष्मा उसको दी जाती है वह उष्मा उस पदार्थ के कणों में गुप्त उष्मा के रूप में विद्यमान होती है। जैसे बर्फ को दी और द्रव बनाया, तो द्रव के कणों में, जल के कणों में वह गुप्त उष्मा निहित है, और यदि द्रव को आपने गैस में बदला तो गैस के कणों में वह गुप्त उष्मा निहित है। तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या 273 केल्विन टेम्परेचर पर बर्फ और जल की तुलना करें तो जल के कणों में गुप्त उष्मा अधिक होती है। इसलिए जल 0 डिग्री सेल्सियस का जो जल है वो कम ठंडक महसूस कराता है। यानी उसको यदि 0 डिग्री सेल्सियस के पानी और 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ को ठंडा करना शुरू करें तो बर्फ जो है वो ज़्यादा शीतलन, ज़्यादा ठंडक महसूस कराती है, क्योंकि बर्फ के कणों की गुप्त उष्मा कम है और जल के कणों की गुप्त उष्मा अधिक है, इसलिए वो कम ठंडक महसूस कराती, कम शीतलन का अनुभव कराता है। कौन? पानी। ज़्यादा कौन कराता है? बर्फ। क्योंकि बर्फ के मेन रीजन बता रहा हूँ, मेन रीजन ये उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बाकी वर्ड जो मैं बता रहा हूँ वो सब तो एक्सप्लेन करने का तरीका है, बट मेन रीजन क्या है, एक ही वर्ड में आंसर चाहिए किसी को तो कह देना कि साहब बर्फ के कणों की गुप्त उष्मा जल के कणों की गुप्त उष्मा से कम होती है। अतः बर्फ समान तापमान पर बर्फ, सिंपल आंसर, समान तापमान पर बर्फ ज्यादा शीतलन महसूस करवाती है, ज्यादा ठंडक प्रदान करती है, जबकि जल कम ठंडक या कम शीतलन प्रदान करता है।
तो मैंने लिखा तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ की तुलना में जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, अतः 0 डिग्री सेल्सियस या बराबर लिखता हूं 273 केल्विन पर दोनों को ठंडा किया जाए, और ठंडा किया जाए तो बर्फ से शीतलन या ठंडक जल की तुलना में अधिक होता है। आंसर देखिए 273 केल्विन इज इक्वल 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर बर्फ की तुलना में जल की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, अतः 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर दोनों को ठंडा किया जाए, तो बर्फ से शीतलन जल की तुलना में अधिक होता है। ये सिंपल शॉर्ट एंड स्वीट इसका आंसर है। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं, इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन ये था कि उबलते हुए जल, शायद मैंने इसका आंसर आपको लिखवा दिया था, उबलते हुए जल अथवा भाप में से जलने की तीव्रता किस में अधिक होती है। तो आप वही आंसर यहाँ लिखेंगे कि उबलते हुए जल और भाप में यदि तुलना करें तो भाप के कणों की गुप्त ऊष्मा यानी उनमें ज्यादा ऊष्मा निहित है। तो भाप जब हमारे शरीर से टकराती है तो ज्यादा जलन महसूस होती है, जबकि जल टकराएगा तो भाप की तुलना में कम नुकसान होगा, कम जलन महसूस होगी। कारण बता देना, एक ही कारण यहाँ पर भी कि उबलते हुए जल और भाप में भाप के कणों की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है, अतः उबलते हुए जल की तुलना में उबलती हुई भाप से ज्यादा जलन महसूस होती है। आगे देखिए, ये 9th हमारा जो क्वेश्चन है लास्ट इसका, और उसमें डायग्राम बना हुआ है और वो डायग्राम में ड्रॉ करता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये देख लिया होगा, समझ में आया होगा आपको। हमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 9th उसकी बात करनी है, और उसमें हमें कहा गया है कि इधर ठोस है, फिर इधर द्रव है, लिक्विड है, फिर यहाँ गैस है। ठीक है, ये 3 बॉक्स बना देता हूँ मैं, ये सेकेंड बॉक्स और ये थर्ड बॉक्स। आप देखिए कि ठोस का द्रव में बदलना और द्रव का ठोस में बदलना, द्रव का गैस में बदलना और गैस का द्रव में बदलना। सीधा ठोस का गैस में बदलना और सीधा ठोस का गैस का ठोस में बदलना।
यहाँ हमारे पास कुछ लेटर्स हैं, यहाँ पर ए लिखा है और हम देखें तो बी सी डी ई और एफ, यहाँ पर बी लिखा है, यहाँ सी लिखा है, यहाँ डी लिखा है और यहाँ पर ई लिखा है और यहाँ एफ। तो इन प्रोसेस का नाम क्या होता है? इन प्रोसेस का नाम क्या होता है? यानी यहाँ पर जब हम ठोस को, ऊपर से बात करते हैं, जब मैं ठोस को सीधा गैस में परिवर्तित करता हूँ तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऊष्मा बढ़ानी पड़ेगी। ऊष्मा में वृद्धि करनी पड़ेगी, ठीक है, और दाब में कमी करनी पड़ेगी। ऊष्मा में कमी करनी पड़ेगी। जब हम गैस को सीधा ठोस में परिवर्तित करते हैं तो ऊष्मा में कमी और दाब में वृद्धि करनी पड़ेगी। अब देखिए यहां पर हमें 1 बाय 1 देखना है कि ए में क्या आएगा, बी में क्या आएगा, सी में क्या आएगा, उसको देखना है। तो आप देखिए जरा, ए में क्या आएगा? ठोस का द्रव में बदलना पिघलना कहलाता है, गलन कहलाता है। यानी जो ऊष्मा इसको दी जाती है उस ऊष्मा को गलन की ऊष्मा कहते हैं। यानी गलना तो प्रोसेस है और यहाँ पर भी ऊष्मा दी जाती है तो वह ऊष्मा गलन की ऊष्मा कहलाती है। दूसरा हमारा है बिंदु बी। बी क्या है? द्रव का गैस में बदलना। तो यहाँ भी ऊष्मा तो देनी पड़ती है, द्रव को आप गैस में परिवर्तित करते हो तो ऊष्मा तो यहाँ पर भी आपको देनी पड़ेगी, पर यह ऊष्मा किसकी ऊष्मा कहलाएगी? वाष्पीकरण की ऊष्मा कहलाएगी। फिर देखो, जब आप गैस को द्रव में बदलते हो तब यहाँ पर आपको ऊष्मा नहीं देनी पड़ती। यहाँ पर क्या होता है? ऊष्मा का यहाँ पर ऊष्मा निक्षेपित होती है, बाहर निकलती है, उत्सर्जित होती है ऊष्मा। तो यहाँ पर शीतलन होता है। ऊष्मा जब कोई गैस द्रव में बदलती है तो वहाँ ऊष्मा नहीं लिखेंगे, शीतलन लिखेंगे, यानी ठंडक हो रही है, ठंडा हो रहा है, गर्म नहीं कर रहे। और यदि आप द्रव को गैस में बदल रहे तो वहाँ ऊष्मा देनी पड़ेगी, वहाँ ऊष्मा लिखेंगे, और गैस को द्रव में बदलेंगे तो वहाँ शीतलन या ठंडक लिखेंगे। तो यहाँ पर सी जो पॉइंट है वहाँ पर हमारा जो आंसर है वह है शीतलता। ठंडा करेंगे इसको। और कैसी शीतलता? जब गैस को द्रव में बदलते हैं तो उस प्रोसेस को संघनन कहते हैं। संघनन। और चौथा जो पॉइंट है स्टूडेंट्स वो हमारा ये है कि द्रव को जब ठोस में बदलते हैं तो उसे जमना कहते हैं। यहाँ भी शीतलन होगा, द्रव की ऊष्मा उत्सर्जित होगी तभी तो कौन बनेगा? ठोस बर्फ बनेगी। तो होता तो यहाँ पर भी शीतलन ही है, पर ये कैसा होता है? इस प्रोसेस को जमना कहते हैं, फ्रीजिंग कहते हैं। फ्रीज नाम सुना? फ्रीजिंग होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ई। जब कोई ठोस सीधा बिना द्रव में परिवर्तित हुई गैस में बदल जाता है तब क्या होता है कि उसकी ऊष्मा में वृद्धि करनी पड़ती है और दाब में कमी करनी पड़ती है। तो यहाँ पर आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी, पर इस प्रोसेस को, ठोस का सीधा गैस में परिवर्तित होने की प्रोसेस को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। ओके। और जब कोई गैस सीधी ठोस में
कन्वर्ट होती बिना द्रव में बदले, तो वहाँ ऊष्मा में कमी होती है। क्योंकि स्टेज सुनिए, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं ऊष्मा दी जाती है, लिक्विड को गैस में चेंज करते हैं तो ऊष्मा दी जाती है, बट इसका एंटी प्रोसेस जब भी करते हैं तो वहाँ पर ऊष्मा में कमी होती है, शीतलन होता है, ऊष्मा बाहर निकलती है, ठंडक होती है। तो यहाँ पर ऊष्मा में कमी होगी, दाब बढ़ेगा, क्योंकि जब गैस के कण दूर दूर होते हैं, उन्हें ठोस बनाना तो और अधिक पास पास लाना पड़ेगा, पास पास लाना पड़ेगा, तो दाब बढ़ाएंगे तो कण पास पास आएंगे, तभी वो ठोस में परिवर्तित हो पाएगा। तो ऊष्मा में कमी करेंगे, ऊष्मा देंगे तो कण दूर दूर भागेंगे, कमी करेंगे तो उनमें आकर्षण बल बढ़ेगा। ऊष्मा देने से कणों के बीच का आकर्षण बल कम होता है, ऊष्मा कम करेंगे, दाब बढ़ाएंगे तो दोनों से कणों के बीच का आकर्षण बल बढ़ेगा, जिससे वह गैस द्रव या ठोस में परिवर्तित होने की स्थिति में आती है। पर जब किसी गैस को डायरेक्टली आप ठोस में परिवर्तित करते हैं तो वहाँ ऊष्मा का बहुत ज़्यादा जल्दी से एकदम से वहाँ पर निष्कासन या उत्सर्जन या कमी करनी पड़ती है और दाब बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को निक्षेपण कहते हैं। पॉइंट हमारा लिख देता हूँ मैं, लास्ट पॉइंट बच गया F वाला पॉइंट, और F में क्या आएगा कि इस प्रोसेस को बोलते हैं निक्षेपण। ओके, इस सब का आंसर हो गया। ये जो भी ब्लैंक्स थे A B C D की जो क्या आना चाहिए वो मैंने सारे प्रोसेस के नाम लिख दिए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आज हमारा चैप्टर बहुत अच्छी तरह से 101% क्लियर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है, आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है, समझ में आया तो 101% वेट कर चैप्टर ढंग से पढ़े, समझे, सारे क्वेश्चन आंसर थे नोटबुक करने, और बिल्कुल नीट एंड क्लीन, और जितने भी डायग्राम है उनको बहुत ही सावधानी से बनाएं, बहुत ही सफाई से बनाएं, बहुत अच्छी तरह से बनाएं, ऐसा लगना चाहिए, मजा आना चाहिए कि कॉपी किसी की है और काम किया है। तो अच्छी तरह से काम करें, पढ़ाई करें, मेहनत करें। बहुत बहुत धन्यवाद।